नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयान भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा, रामविलास पासवान की पार्टी अक्सर किंग मेकर के रूप में जानी जाती थी। हालांकि इस परंपरा को चिराग पासवान ज्यादा दूर तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, वोट कटवा के रूप में जाने गए। पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया। ना उन्हें फायदा पहुंचा, ना नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान हुआ। इस चुनाव में भी पहले देखा गया कि चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट देखा जा रहा था। हालांकि इस अटकलों पर विराम भी बहुत जल्द लगा दिया गया। इसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है, 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर चिराग पासवान बाकायदा इस चुनाव में किंग मेकर का रोल निभाने वाले हैं। खबर यह आ रही है 33 सीटें पक्की हो चुकी हैं जिस पर चिराग पासवान की पार्टी की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, वोट कटवा कहा जाता था चिराग पासवान को, पिछले चुनाव में भी कहा गया। इस बार तो कई सारी अटकलें आई कि अब बिहार के अंदर जो है वो राजनीति करने के लिए वापस आएंगे, दिल्ली छोड़ेंगे। अब ये जो 33 सीटों की बात आ रही है, ये क्या है? दरअसल ये वही हिस्सा है जो इनके नाम से जुड़ गया है, वोट कटवा। तो वोट कटवा से ये किंग मेकर का सफ़र पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से जुड़ा था ये, कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाते रहते थे और वो कहते थे कि वो पूर्वानुमान लगा लेते थे पार्टियों का चुनाव से पहले, और काफ़ी वक्त तक यही अनुमान की वजह से वो सरकार में रहे, मंत्री भी रहे। और लेकिन जब पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ में आई तो 2020 में इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। गलती ये कि या मिसकैलकुलेशन हो या फिर ये कहा गया कि ये मोदी के हनुमान बन के या बीजेपी के इशारे पे 137 सीटों पे चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्होंने हराया एक बीजेपी के उम्मीदवार को भी था भागलपुर में। तो ये कहा गया कि भाई इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। लेकिन इसमें और उससे भी सबसे ज़्यादा नुकसान चिराग पासवान को हुआ, क्योंकि वो लड़े 137 सीटों पे और उनको सिर्फ एक सीट पे जीत हासिल हुई, जबकि ये गठबंधन में 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 7 सीटें, 7 जीत गया। तो अब ये पिछली बार 2020 के चुनाव से सबक लेते हुए उन्होंने इस बार फॉर्मूला बदल दिया है और कहा जा रहा है कि अब वो बार्गेनिंग के मूड में आ गए हैं। अंदर खाने से बात ये कही जा रही है कि 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और 40 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 102 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी बिहार में, और बाकी जो 39 सीटें बचती हैं उन्हीं में से बंटवारा होगा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में। तो उस तरह से ये निकल के आ रहा है कि 28 से 30 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं। और दूसरी तरफ ये खबर निकल के आ रही है कि अगर इनको इनके मन मुताबिक वो 33 सीट है, जो 33 का फॉर्मूला है, वो 33 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और इससे कम ऑफर किया जाता है तो वो 2020 की तरह एक बार फिर अकेले मैदान में आ सकते हैं। अब भीतर अंदर खाने क्या है, लेकिन ये मैसेज यही देना है, चाह रहे हैं एनडीए गठबंधन को कि बड़ा रोल प्ले करना है, और इसी वजह से वो मतलब वोट कटवा से वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। ये सारी कवायद इसीलिए है। लेकिन राजकुमार जी देखिए, पहले ही बिहार के अंदर जो है इस वक्त नीतीश कुमार उतने लोकप्रिय रहे नहीं हैं। जो सर्वे हुआ है उसमें तो टॉप पर तो तेजस्वी ही चल रही हैं। अब पार्टियां जो हैं, जो अंदरूनी सर्वे अपनी करवाएंगी, उसमें अगर चिराग पासवान पिछड़ते हुए दिखाई देंगे तो क्या बीजेपी फिर भी रिस्क लेगी चिराग पासवान के साथ? क्योंकि वैसे ही पहले ही जो नेतृत्व कर रहा है एनडीए का इस वक्त नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो पहले ही पिछड़ रहे हैं। ये तो सबको पता चल चुका है, बीजेपी भी इस बात को जानती है। अब इसके बावजूद अगर चिराग पासवान पर दांव खेलेगी और चिराग पासवान को अंदरूनी सर्वे में सामने बात आती है कि चिराग पासवान भी पीछे चल रहे हैं, तब तो सीटों का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो सर्वे की बात है तो नीतीश कुमार के साथ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि 20 साल बाद चाहे कितनी भी अच्छी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द होता है,
और वो चीज़ असर करती है। बिल्कुल। तो 20 साल रहे। दूसरी बात ये है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तीसरी बात ये है कि ये चर्चा पूरे बिहार में जोर शोर से चल रही है कि इस बार अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही हैं। दूसरी बात, ये तेजस्वी यादव के चेहरे की जो बात हुई कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे जो है उनका नाम सबसे आगे है, तो उस सर्वे में जो आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अभी तक तो वो बने नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि अगर नीतीश कुमार के मुकाबले उनको अब खड़ा किया जाएगा तो पिछले 10-15 साल से वो भी सक्रिय हैं जी। तो ये एक चेहरा जो है और एक इकट्ठा उनका जो जनमानस है उनके पक्ष में समर्थन में खड़ा है। युवा चेहरा है, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, तो ये उनके पक्ष में जाता है। और रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को भी ये शायद अंदाज़ा होगा कि ये जो जितना भी ये पंख फैला रहे हैं वो सब एनडीए गठबंधन की बदौलत, वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो करेंगे। उनका अपना कैडर, अपना कार्यकर्ता तो फिर भी कह सकते हैं कि है जी, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर कितना, संगठन किस तरह का है बिहार में, ये उनको भी सोचना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता नहीं है, मजबूत दिखता नहीं है। हाँ, उनके चेहरे पे कुछ वोट पड़ जाए, मिल जाए, लेकिन ये बात सच है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि वो एनडीए में है, तो मोदी के चेहरे पे या एनडीए गठबंधन के नाम पर चिराग को वोट मिल सकता है। अकेले वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, वो देख चुके हैं ये बात 2020 में भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी भी हो जाती है तो चिराग पासवान किस वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे? मुस्लिम यादव तो पहले ही तेजस्वी यादव का है, इसके अलावा कुर्मी वोट बैंक कहते हैं खुद नीतीश कुमार का है। तो चिराग पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान का एक वर्चस्व जो था वो पूरे बिहार पर था, अब ये जो चिराग पासवान का रोल होगा एनडीए के अंदर वो किस वोट बैंक को साधने के लिए होगा? देखिए, वो जाहिर सी बात है, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, जैसे रामविलास जी ने इसको अच्छी तरह से भुनाया, इस चीज़ को अच्छी तरह से वो ओबीसी, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने अपने साथ समेट कर रखा और यही वजह रही कि उनको फ़ायदा भी मिलता रहा। ज़्यादातर समय वो एनडीए के साथ रहे, तो एनडीए का जो एक उभार था और कांग्रेस का जो ढलान की तरफ थी, 2000 से पहले ही 96 से ही ये जो है सत्ता में रहने लगे थे। 99 में वाजपेयी सरकार में भी थे जी। तो ये बीच के ये जो वर्षों में 2 साल यूपीए रही, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ज़्यादातर ये एनडीए में रहे हैं और ये सत्ता में रहे हैं। और तो एनडीए के साथ रहने का भी लाभ मिला और अपनी जाति के बीच में मैसेज पूरी तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहे। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को पेश किया गया, वो एक तरह से उनको बॉलीवुड में फिल्मों में काम करते थे, फिर अचानक से ले आके राजनीति में रखा गया। तो ये मैसेज तो गया कि भाई राजनीति में इतने परिपक्व है नहीं। अभी इस बार वो मैच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं, ज़्यादा आक्रामक तरीके से पेश कर रहे हैं खुद को। तो उसमें वो दलित वोट बैंक जिसकी लड़ाई बिहार में चल रही है, हर पार्टी उसी को, जो 63% वोट है उसी पे सबकी नज़र है और वो उस 63% वोट के बीच से आते हैं। तो ये मैसेज वो कितनी अच्छे तरीके से पहुंचा पाते हैं, ये उनके परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। और अगर वो एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो उनकी छवि, उनके परफॉर्मेंस से ज़्यादा असर एनडीए, बीजेपी और नीतीश का चेहरा उनके लिए काम करेगा। बिल्कुल, नीतीश का चेहरा काम करेगा, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से चिराग पासवान जो हैं नीतीश के ही अगेंस्ट खड़े हो गए थे। अब चिराग पासवान के ऊपर दारोमदार ये रहेगा कि अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है, जैसा राजकुमार सर ने भी बताया 40 सीटों से ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, अगर ये मिल जाती है तो जाहिर सी बात है ये निर्णायक होगा बिहार चुनाव के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ रही हैं। सर्वेज भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है बहुत आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी का रुख जो है इतना आक्रामक है कि सर्वेज जो है किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं।
तो चिराग पासवान के लिए बेहद जरूरी है कि अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है तो उस हिसाब से वो बिहार चुनाव में परफॉर्म भी करके दिखाएं। अब जनता उन पर कितना यकीन करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। राजकुमार जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।